स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस यानी विलयन से अधिशोषण। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लैगम्यूर और फ्रेंडलिच अधिशोषण समतापी समीकरण के बारे में स्टडी की थी। आज हम विलयन से अधिशोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विभिन्न ठोसों का यानी कि जो अलग अलग ठोस हैं उन ठोस पर विलयन से विलेय का जो अधिशोषण होता है जिसकी मात्रा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। यानी कि कोई भी विलयन है या कोई ठोस है वह किसी विलयन से विलेय को अपने ऊपर अधिशोषित करता है तो उसकी जो अधिशोषण की मात्रा होती है वह भिन्न भिन्न होती है। और यहाँ सामान्यतः दो प्रकार के प्रभाव कार्य करते हैं। एक होता है कि विलेय के अधिशोषण द्वारा अंतर पृष्ठ का तनाव का कम होना। यानी पहला तो है कि जब विलेय का अधिशोषण होगा तो उसके अधिशोषण के द्वारा जो अंतर पृष्ठ होती है उसका टेंशन यानी उसके तनाव में क्या आना, कमी का आना। दूसरा जो है कि ठोस सतह विलायक के स्थिर विद्युत आवेश प्राप्त कर लेती है। यानी कि जो ठोस सतह होती है वह विलायक में क्या होती है, एक स्थिर विद्युत आवेश प्राप्त कर लेती है। और ये आवेशित अधिशोषक की सतह क्या होती है, विलयन में उपस्थित विपरीत आवेश के आयनों से युग्मन करती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो अधिशोषण होता है वह तीन प्रकार का होता है। यानी कहने का मतलब है कि जब किसी ठोस पर कोई विलेय का अधिशोषण होता है तो उस पर दो प्रकार के प्रभाव कार्य करते हैं। एक तो ये होता है कि जैसे विलेय का अधिशोषण होगा तो उस अंतर पृष्ठ का तनाव कम होता है। दूसरा ये होता है कि जब ठोस सतह विलायक में क्या करती है, स्थिर विद्युत आवेश प्राप्त कर लेती है। तो इनके आधार पर, इन्हीं दोनों प्रभाव के आधार पर जो अधिशोषण होता है वह तीन प्रकार से होता है। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा होता है स्थिर विद्युत अधिशोषण। तो जो पॉजिटिव अधिशोषण होता है इसमें क्या होता है कि केवल अकेला विलेय ही अधिशोषित होता है तथा विलयन की सांद्रता क्या होती है, घट जाती है। और इस प्रकार का जो उदाहरण है वह है कि जब सक्रिय चारकोल को अपन एसिटिक अम्ल के तनु विलयन के संपर्क में रखते हैं तो क्या होता है कि चारकोल के द्वारा अम्ल का कुछ भाग ही अधिशोषित किया जाता है, जिससे क्या होती है कि अम्ल की जो कंसंट्रेशन होती है वह घट जाती है। यानी जो पॉजिटिव अधिशोषण है या धनात्मक अधिशोषण होता है उसके अंदर क्या होता है, केवल और केवल विलेय ही अधिशोषित होता है, जिससे विलयन की जो कंसंट्रेशन होती है वह कंसंट्रेशन में कमी आती है। नेक्स्ट जो ऋणात्मक अधिशोषण होता है उसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत विलायक अधिशोषित होता है तथा विलयन की सांद्रता क्या होती है, उससे बढ़ जाती है। यानी नेगेटिव अधिशोषण में क्या होता है, इसमें विलायक का अधिशोषण होता है या अधिशोषित होता है तथा विलयन की कंसंट्रेशन में क्या होती है, वृद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि जो ब्लड चारकोल होता है जब पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है कि विलयन की सांद्रता बढ़ जाती है। इससे ये होता है कि वह विलायक को क्या करता है, अधिशोषित करता है, जिससे इसकी कंसंट्रेशन में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। और इस प्रकार का अधिशोषण बहुत कम पाया जाता है या रेयर केसेज में ही ऋणात्मक अधिशोषण होता है। नेक्स्ट थर्ड टाइप जो है स्थिर विद्युत अधिशोषण। ये क्या होता है कि यह ऐसे ठोस है जो कि जल के संपर्क में आने पर तो क्या होते हैं, स्थिर विद्युत आवेश प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि ठोस की सतह पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव हाइड्रोजन H+ आयन और या फिर OH- आवेश से जुड़ने के कारण उसमें क्या होता है, स्थिर विद्युत आवेश का मान पॉजिटिव अथवा नेगेटिव होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार का अधिशोषण जब होता है जब जल के संपर्क में आते ही उसमें स्थिर विद्युत आवेश प्राप्त कर लेता है। तो सतह के द्वारा प्राप्त किए गए इस आवेश के कारण उसमें यह क्षमता आ जाती है कि वह विलयन के जो विपरीत आवेश के विलेय के आयन हो उन आयनों को क्या करते हैं, आकर्षित करने लगती है। और यह स्थिर विद्युत अधिशोषण के रूप में जाना जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो तीन प्रकार के हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और स्थिर विद्युत अधिशोषण। धनात्मक में तो केवल विलेय अधिशोषित होता है और उसमें विलयन की कंसंट्रेशन में कमी आती है। ऋणात्मक अधिशोषण में विलायक अधिशोषित होता है जिससे विलयन की कंसंट्रेशन जो होती है वह बढ़ जाती है। और स्थिर विद्युत अधिशोषण में क्या होता है कि जब वह कोई ठोस
जल के संपर्क में आता है तो वह स्थिर विद्युत आवेश प्राप्त कर लेता है, और इस स्थिर विद्युत आवेश के कारण ही उसमें यह क्षमता आ जाती है कि वह विपरीत आवेश के विलेय के आयन को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, और यह स्थिर विद्युत अधिशोषण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अपन लेते हैं गिब्स अधिशोषण इक्वेशन या गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन। ये जो समीकरण होती है गिब्स एडजॉर्प्शन इक्वेशन है, वह अधिशोषण और पृष्ठ तनाव के मध्य संबंध स्थापित करती है। यानी जो ये इक्वेशन है वह अधिशोषण और पृष्ठ तनाव के बीच में रिलेशन को दर्शाती है। तो इसमें अपन दो मेथड काम में लेते हैं, एक तो उत्क्रमणीय समतापी चक्र के उपयोग के द्वारा, दूसरा रासायनिक विभव के उपयोग से। यानी कि दो विधि के द्वारा अपन ये इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट अपन उत्क्रमणीय समतापी चक्र और दूसरा है केमिकल पोटेंशियल के यूज से। जब अपन किसी बाई कंपोनेंट सिस्टम के लिए गिब्स ऊर्जा समीकरण को निम्न प्रकार से दिया जाता है, यानी द्विघटक तंत्र के लिए अपन गिब्स ऊर्जा समीकरण को तो गिब्स ऊर्जा G से दर्शाती है, और द्विघटक तंत्र के लिए μ1n1 प्लस μ2n2 प्लस गामा A। यहाँ पर μ1 μ2 जो होंगे वह विलायक और विलेय के केमिकल पोटेंशियल है, यानी μ1 विलायक का है और μ2 किसका है, विलेय का केमिकल पोटेंशियल है। n1 और n2 होगी विलायक और विलेय के अणुओं की संख्या। गामा जो यहाँ होगा ये दर्शाता है सरफेस टेंशन को, और A दर्शाता है उसके क्षेत्रफल को या एरिया को। तो बाई कंपोनेंट सिस्टम के लिए गिब्स ऊर्जा समीकरण अपने पास समीकरण 6.20 से दर्शाते हैं। अब इस समीकरण का जब अपन अवकलन करते हैं, संपूर्ण अवकलन करते हैं, तो इसका संपूर्ण अवकलन करने पर अपने पास जो समीकरण आएगा वो होगा dg बराबर μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस n1 d μ1 प्लस n2 d μ2। ये समीकरण अपने पास आता है, प्लस गामा डी ए प्लस ए डी गामा। जब इसका संपूर्ण अवकलन करेंगे तो प्रत्येक स्टेप का इसमें क्या होगा, अवकलन होगा। अब अपने को पता है कि बाई कंपोनेंट सिस्टम के लिए डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी प्लस μ1 dn1 μ2 dn2 प्लस गामा डी ए। ये बाई कंपोनेंट सिस्टम के लिए होता है गिब्स ऊर्जा समीकरण। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, अपने को पता है कि डी ए जो है वह क्षेत्रफल है सतह के, और सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि है को दर्शाता है, एस इसकी एंट्रोपी को दर्शाता है। जो गामा डी ए जो है पद को क्या करता है कि जो है अनावृत क्षेत्र में वृद्धि की क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो जो समीकरण 21 और 22 है, 21 और 22 की जब अपन तुलना करते हैं, जब दोनों समीकरण का अपन कंपैरिजन करेंगे तो उसमें से क्या होगी, जो सेम स्टेप होगी वह क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। यानी कि अपन यूँ कह सकते हैं कि जब इन दोनों इक्वेशन की कंपैरिजन करेंगे अपन तो यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू dn1 ये कैंसिल हो जाएगा, और यानी कि इन दोनों में जब कंपैरिजन करेंगे अपन तो μ1 ये वाले स्टेप दोनों में कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ से गामा डी ए कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ स्टेप क्या आ जाएगा, डी जी बराबर माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी n1 डी μ1 प्लस n2 डी μ2 और ए डी गामा आ जाएगा अपने पास। ये इक्वेशन आती है जब इसका अपन क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो n1 डी μ1 प्लस n2 डी μ2 ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। जब अपन स्थिर ताप एवं दाब पर लेते हैं तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी अपने पास, n1 डी μ1 प्लस n2 डी μ2 प्लस ए डी गामा बराबर 0। इस निकाय को अगर अपन स्पष्ट रूप से विभाजित करें तो इसमें क्या होगा कि पहला जो होगा वह भाग जो सतही बलों के प्रभाव में है और वह भाग जो विलयन के रूप में शेष रहता है। तो प्रथम भाग को तो अपन क्या कहते हैं, सतह प्रावस्था, और बचे हुए भाग को अपन क्या कहते हैं, प्रकाय प्रावस्था कहते हैं। तो जो सतह प्रभाव से पूर्णतया क्या होती है, मुक्त सी होती है। तो कहने का मतलब है कि जो इस निकाय से जो अपने पास समीकरण आया उस निकाय को अपन दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।
फर्स्ट जो है वह क्या होता है कि सतह प्रावस्था को दर्शाता है, यानी केवल सतही बलों के प्रभाव में जो होगा वह सरफेस फेज को दर्शाएगा। सेकंड जो है, जो भाग जो विलयन में शेष रहता है वह उसकी प्रकाय प्रावस्था को दर्शाता है। तो जो सतही प्रभावों से मुक्त होती है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रकाय प्रावस्था कहते हैं। तो इसमें दो प्रावस्थाएं हैं। तो यहाँ पर यदि अपन N10 तथा N20 प्रकाय में क्रमशः अपन विलायक और विलेय के मोलों की संख्या ले तो N10D μ2 प्लस N20D μ2 बराबर 0, क्योंकि क्षेत्रफल अपन ने ले लिया तो सतही प्रभाव से पूर्णतया मुक्त होती है प्रकाय प्रावस्था। तो समीकरण इसमें इसका भाग देने पर, घटाने पर अपने पास समीकरण ये प्राप्त होती है। इस समीकरण से अपन ये देखते हैं कि यहाँ से जब अपन इनका कंपैरिजन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, समीकरण 6.26, और यहाँ से अपन प्रति इकाई क्षेत्रफल की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। और इसको अपन किससे दर्शाते हैं, टो के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये अपना हो जाएगा समीकरण 27। टो का मान क्या होता है, N1 पर निर्भर नहीं करता, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर नहीं करता। तो यह केवल सतह प्रावस्था की प्रकृति पर निर्भर करता है, अतः सतह की मात्रा पर ही निर्भर नहीं करता। तो विलयन में क्या होता है कि यह μ2 बराबर क्या आ जाएगा, μ2 0 प्लस RT ln A2। यहाँ से अपन इनका मान रखेंगे तो अपने पास आ जाएगी समीकरण 30। तो ये जो समीकरण 30 है, यानी टो बराबर -a² अपॉन RT d गामा अपॉन dA स्क्वायर, ये जो समीकरण कहलाती है वह गिब्स का अधिशोषण समीकरण कहलाता है। और गिब्स के अधिशोषण समीकरण में दो स्थिति है। एक प्रथम स्थिति जो है वह है कि d गामा अपॉन dA2 अगर ऋणात्मक है तो अधिशोषण कैसा होगा, धनात्मक होगा, यानी कि विलेय का और अधिक संयुग्मन होगा या फिर विलेय ज़्यादा जमा होगा, और विलयन में पृष्ठ तनाव को क्या कर देगा, कम कर देता है, जिससे उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेकंड स्थिति में क्या होता है कि जब d गामा अपॉन dA स्क्वायर का मान ऋणात्मक होगा तब तो अधिशोषण कैसा होता है, धनात्मक, और जब इनका मान धनात्मक होता है तो अधिशोषण कैसा होता है, ऋणात्मक। और अधिशोषण ऋणात्मक होगा तो इसमें क्या होगा कि विलायक का अधिक अधिशोषण होगा और सांद्रता में वृद्धि होगी, जिससे उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि अधिशोषण और d गामा अपॉन dA स्क्वायर की वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि अगर इसका मान पॉजिटिव है तो उसका मान नेगेटिव होगा, और अगर इसका मान नेगेटिव है तो उसका मान पॉजिटिव होगा। तो जब d गामा अपॉन dA स्क्वायर नेगेटिव है तो विलेय का अधिशोषण अधिक होगा, जिससे कंसंट्रेशन कम होगी और पृष्ठ तनाव को भी क्या कर देगी, कम कर देगी। और अगर इसका मान धनात्मक है तो उसमें क्या होगा कि विलायक की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जिससे सांद्रता बढ़ेगी, और सांद्रता बढ़ने से विलयन का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है।